नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। ये मेरा पार्ट 3 रहेगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, जन्म से, या फिर देशीकरण से, या फिर वंशानुगम से। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी से। यानी कि भारत की नागरिकता जो है जन्म से, देशीकरण से और वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है। अगर हम इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए व्याख्या क्या होगा। व्याख्या बहुत पढ़ना जरूरी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंशा परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से संगठनात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहली संघ की, दूसरी राज्य की, और किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता का या एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में किंतु क्या है, यानी कि एकल नागरिकता है या फिर संघीय नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल दूसरा नंबर सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो क्या करता है। उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। क्या हो, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक कौन है, जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि सम्मत कार्य करने हेतु शिक्षित भी होगा। अतः उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से परिबद्ध हो। क्या हो, यानी कि एक अच्छा नागरिक वह है जो क्या हो, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से परिबद्ध हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपको पता ही होगा, दोहरी तो हो नहीं सकता, नागरिकता से कोई संबंधित प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है। बहुल नागरिकता प्रदान करता है, ये भी गलत है। यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या करता है, भारत का जो संविधान है वो क्या करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा इकाई की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 5 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो कितने समय तक, तो 7 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको पढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्या है, यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय करती है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिनमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। ये नागरिकता संशोधन है अधिनियम 1986, 1992, ठीक है, 2003 और 2005। यथा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में अधिसूचित नागरिकता नियमों के अनुसार है। देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला है कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 7 वर्ष निवास करना होगा। नेक्स्ट है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब नियम था कुछ। फिर अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो कितने के लिए, तो 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि भारत में 10 वर्ष विदेशी नागरिक व्यक्ति यानी कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो नियम है ये राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निर्णय यानी कि नियम बनाता है। अगर हम व्याख्या देखेंगे तो देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। यानी कि संसद द्वारा क्या होता है? अनुमोदित होता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर हम इसका अथी देखते हैं व्याख्या, तो देखिए व्याख्या क्या है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव संबंधित राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग से पृथक संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करता है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यता पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर है? तो एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पर। क्या है? एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पर पंचायती राज क्या करता है? जो कि निधि फंड के लिए मुख्यता पर निर्भर करता है। किस पे? तो एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पे। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे का रूप दिया गया जिसे पंचायती राज कहा गया है। ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक निधि फंड की पूर्ति के लिए पंचायती राज के वित्तीय स्रोतों में स्थानीय कर, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थिक अनुदान यानी कि राज्य वित्त आयोग या फिर केंद्र वित्त आयोग द्वारा निजी पूंजीवत से उपलब्ध संसाधन तथा गैर सरकारी संस्थाओं समितियों से प्राप्त संसाधन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल है आपके सामने कि खंड, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण। अगर हम इसका देखते हैं व्याख्या, तो देखिए व्याख्या है कि खंड या फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियों नियुक्त की जाती है: कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षक समिति और समता समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर सवाल। देखो 11 नंबर सवाल है कि किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। क्या है? तो वो है मिनवा मिल्स केस। क्या है? मिनवा मिल्स केस। यानी कि किस मामले में, यानी कि मिनवा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए पढ़ना है इसको। मिनवा मिल्स 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधिकारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनवा मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती थी। मिनवा मिल्स बाद में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 31 ग की अंतः स्थापना के पश्चात भी निर्देशक तत्वों को, अगला देखते हैं क्या है, क्या को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा को बताया था? तो देखते हैं ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, यही नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो किस बताया था? देखते हैं ऑप्शन, 2 ऑप्शन और है, देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो देखिए
आपके सामने जो ऑप्शन है तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक है। किसमें है? अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भी रीट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा गया है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा गया है जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है 14 नंबर सवाल कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो वही है प्रस्तावना को। फिर से इस सवाल को रिपीट कर दिया है। ठीक है, यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखेंगे अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। क्या की गई है? उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं तो देखिए व्याख्या, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में यह एक संवैधानिक अधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 391 में इसे एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने 17 नंबर सवाल। ठीक है, 17 नंबर सवाल है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है, नहीं बता रहा। ठीक है, तो देखिए पहला कथन क्या है? तो संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो बिल्कुल बात सही है कि संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार है और उसके बाद फिर क्या किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ सवाल जो उसके अनुसार पूछ रहा है कि संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो बिल्कुल बात सही है, 7 अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 नंबर कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। तो बिल्कुल ये भी सही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की जो अभिव्यक्ति है कि स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन ए में है 1, 2, ठीक है, और ऑप्शन बी में है 1, 2, 4 और ऑप्शन सी में है 1, 2, लेकिन इसमें ऑप्शन तो 1, 2, 3, 4 है ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये मेरा चारों ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए पढ़ लेते हैं व्याख्या। तो व्याख्या है कि संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटने के पश्चात अब 6 मूल अधिकार ही रह गए। आपको पता है कि संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटने का पश्चात अब 6 मूल अधिकार रह गए। मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किसमें है? तो 12 से 35 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार दिए गए 4 कथनों का सतह जो है इसका विकल्प क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल है
कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, तो 6, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं तो देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। कौन कौन सा है? पहला है समता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसमें एक और कौन था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क के अनुच्छेद में रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? तो वो है कार्य का अधिकार, ठीक है। ये जो कार्य का जो अधिकार है ना, ये भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यानी कि मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु अब केवल 6 वर्ग है, ठीक। कितने वर्ग हैं? 6। आपको पता है कि पहले 7 था, अब कितने हैं? 6 है, ठीक है। ये आपको हम डिस्कशन करवा चुके हैं। अब अगला देखते हैं इसका, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए व्याख्या है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हटा देने के पश्चात वर्तमान में मूल अधिकार के 6 वर्ग शेष बचे हैं। 21 नंबर सवाल है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये है संसद। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है ये मौलिक अधिकारों में संशोधन, यानी कि किसी चीज़ में भी संशोधन कर सकता है 368, ठीक है। देखिए व्याख्या देखेंगे तो इसका देखिए व्याख्या क्या है। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उसे संविधान के मूल ढांचे यानी कि इस संकल्पना को सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत किया गया को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 22 नंबर सवाल। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है संसद के पास, ठीक है। यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति है संसद के पास है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट अगला है 23 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। राज्य के द्वारा नीति निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। क्या किया जाता है? इन तत्वों में विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4, ठीक है। भाग 4 जो है ये संविधान का कौन सा भाग है? यानी कि भाग 4 है ये जो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को उल्लेख करता है, ठीक है। और इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इस हेतु संविधान का भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51, देखिए याद रखिए कि भाग 4 जो है ये नीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, यानी कि समर्पित है, ठीक है। इसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी भाग 4 जो है 36 से 51 ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है। एक भाग 3 होता है, ठीक है। भाग 3 यानी कि 12 से 35 तक, किसमें होता है? 12 से 35 तक वो होता है
मौलिक अधिकार में, ठीक है। और भाग 4 में क्या होता है, 36 से 51, ये होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं और अभी तक हम लोग 30 प्रश्न कर चुके हैं। आज करेंगे 31 नंबर सवाल से, ठीक है। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है ये 26 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने रहेगा 32 नंबर सवाल। तो देखिए 32 नंबर सवाल क्या है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है। तो हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो है भारत अर्थात इंडिया। क्या है? यानी कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। इसका हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी कि अनुच्छेद 1 में संघ का जो नाम है भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है। अगर हम व्याख्या देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम कौन थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री कौन थे प्रथम? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल है, ठीक है। 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए किसका प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएन चार्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका देखते हैं व्याख्या। तो देखिए व्याख्या बोलता है क्या है, बहुत थोड़ा लंबा है। भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अंशर या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके नए संविधान ले ली गई। डॉक्टर पी देशमुख के शब्दों में संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही है, सिर्फ वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम कब हुआ था? तो 1935, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर सवाल है कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। याद रखिएगा कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव, ठीक है। अगर हम इसको व्याख्या देखते हैं तो देखिए व्याख्या है कि सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी, जिसे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। तो ये दिया था अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण वर्ष 1787 में किया गया था तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तो अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने 42 नंबर सवाल, ठीक है। 42 नंबर सवाल है कि भारतीय शासन व्यवस्था में
एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परिषद एक्ट 1861। ठीक है, यानी कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको व्याख्या देखेंगे अगर, तो देखिए यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल है, कथन ए है कि पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का जो प्रयोजन है ये क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। ठीक है, कारण आर देखते हैं, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को परास्त किया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए या दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं, ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको दिमाग में थोड़ा सा रहेगा, तो देखिए पढ़ते हैं अगर। ठीक है दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुए पूना समझौते के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के मार्ग को परास्त किया। याद रखिएगा कि पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था पूना समझौता। ठीक है, तथा इससे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 का प्रयोजन विफल हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हिंदू धर्म से पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना समझौते में दमित वर्ग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया था, जिससे वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जनजाति कहा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो ये हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ये क्या हुआ? भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे काल्पनिक सिद्ध हुआ। ठीक है, पिट्स इंडिया 1784 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही वर्ष 1786 का संशोधन एक्ट वर्ष 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी तथा प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, यानी कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य बलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 46 नंबर सवाल। इसका अगर व्याख्या देख लेते हैं तो वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्लो मिंटो सुधार, अब ये भी याद रखिए कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 को। ठीक है, द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिससे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे तो देखिए सवाल था कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर था? तो जर्मनी का वेइमर संविधान। ठीक है, किसका है? तो जर्मनी का वेइमर संविधान जो है यानी कि सबसे आपातकालीन उपबंध के ऊपर था। यानी कि बात करेंगे सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है तो जर्मनी का वेइमर संविधान। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वेइमर संविधान से प्रभावित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 47 नंबर सवाल कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आरक्षित निर्वाचन का क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत का विकसित है, राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का प्रयोजन है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सब तो बिल्कुल सही है, यानी कि आवश्यक नहीं है, ये सब तो आवश्यक ही है। ठीक है, ये सब आवश्यक ही है, लेकिन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रथम दो स्थितियां अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, जहां दो पार्टियां सिद्धांत विकसित है, वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत ऐसे देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश को चुनाव हेतु एक संसदीय क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, जैसे इजराइल। राष्ट्रपतीय व संसदीय प्रणाली का संयोजन भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्रों वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई नहीं। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इसका अगर व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है, देखिए अगर इसका हम व्याख्या देखेंगे, ठीक है, व्याख्या है कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 13 दिसंबर 1946 के जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के प्रभावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं दर्शन दिए, अतः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए 49 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधान मशीनरी ठप पड़ गई हो, ये भी बात सही है। ठीक है, एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है, ये तीनों लक्षण है उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगर व्याख्या देखेंगे तो देखिए, भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है, जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। वह राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर ने एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में उल्लेखित किया, अतः उपयुक्त प्रश्न में डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 50 नंबर सवाल देखते हैं तो प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, यानी कि सोशलिस्ट, और धर्मनिरपेक्ष क्या हो जाएगा, यानी कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। याद रखिएगा कि ये जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 51 नंबर सवाल देखते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना, ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। ठीक है, कौन बताता है, संविधान की प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर व्याख्या देखते हैं तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी कि जो मूल अधिकार कितना है, अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, परंतु संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल रहा आपके सामने, ये 52 नंबर सवाल है कि भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ
संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? तो ये लिया है कनाडा से, ठीक है। यानी कि बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की जो धारणा है ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा। अगर आप बात करें कनाडा की राजधानी क्या है, तो आपको पता है कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या देखेंगे तो भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति जिनमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ठीक है दोस्तों। अगर हम 53 नंबर सवाल देखते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? यानी कि न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूल भूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ठीक है। देखिए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये तीनों लिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, उपयुक्त प्रश्न के सभी उपबंधों के साथ संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद व राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर सवाल। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिला लिया गया? यानी कि हैदराबाद को, ठीक है। यानी कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के रूप में बलपूर्वक मिला लिया गया? तो हैदराबाद को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की, ठीक है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो यानी कि शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई पर कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, नहीं तो फिर अभी जो हैदराबाद है वो एक अलग देश होता। नेक्स्ट है 55 नंबर कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यानी कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, व्याख्या क्या है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल से ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस के से मौलिक कर्तव्य तथा कनाडा से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर के बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 को, ठीक है। यानी कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ था 1950 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, ठीक है, व्याख्या है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे। कौन थे? फादर कामिल बुल्के इनके क्या थे? तो संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट 57 नंबर कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ, ठीक है। ये जो भारत का संविधान है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है दोस्तों। और इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के साथ अर्थ में किया गया है, ठीक है। अनेक बार संघीय शब्द का उपयोग फेडरल के लिए भी किया जाता है, किंतु इस शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर सवाल कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी यूएसए में। कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत, ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या देखेंगे तो लोकहित मुकदमे, ठीक है, की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह संकल्पना न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना से उद्भव हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर सवाल कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो ये कौन सा हो सकता है? तो देखिए, यानी कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ। वह बहुदलीय निकाय था। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर अगर आप देखिएगा तो सी है, ठीक है। सी यानी कि 1 और 4 होना चाहिए। तो 1 यानी कि 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बात सही है कि वह जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था,
ठीक है। संविधान सभा, अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, 1 और 4। ऑप्शन नंबर देखते हैं 60 नंबर। इसका अगर हम देखेंगे व्याख्या, तो संविधान सभा के सदस्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर दिए गए। ठीक है, इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था, यह बहुदलीय निकाय भी नहीं था, इसमें कई समितियां भी बनाई गई थी। ठीक है, अगर हम 60 नंबर सवाल देखेंगे और आज का लास्ट सवाल कि संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए दोस्तों, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष नहीं था। इससे सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।